आज हमारे साथ सीनियर कानूनदान मलक नसीर अहमद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे चंद सवालात करेंगे कश्मीर के हवाले से। मलक साहब, आप मुझे या हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि क्या कश्मीर की जो तारीख़ है 6000 साल पुरानी, क्या कश्मीर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत रखता था? क्या कश्मीर का अपना वज़ीर ख़ारजा, अपना वज़ीर दफ़ा, अपना पासपोर्ट या अपनी शनाख्त थी, या ये भी बरसग़ीर की दूसरे रियासतों की तरह उसको फ़ैसला करना था 47 की पार्टीशन में, या वो भारत के साथ जाएँ या वो पाकिस्तान के साथ जाएँ? इस पर ज़रा रोशनी फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े एक आम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं चूँकि वकील हूँ, एक कानून का तालिब इल्म हूँ, इसके साथ साथ हिस्ट्री का भी मुझे मतलब शौक़ है। हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, चूँकि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हमारा आबाई वतन है, इसमें रहते हैं और हम सबको इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर के साथ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा है, इंडस वैली का हिस्सा है। चूँकि जो हमारा दरिया सिंध निकलता है जहाँ से, वहाँ से लेकर कराची तक ये इंडस सिविलाइजेशन है और इसकी रिकॉर्डेड 5000 साल की एक तारीख है, जिसमें मौजूदोड़ो भी आता है, हड़प्पा भी आता है और टैक्सला वाला कंधारा भी आता है और शारदा तहजीब भी आती है और वैली भी उसमें शामिल है। लेकिन वैली से भी ज़्यादा देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि मतलब मुख्तलिफ अदवार में इनकी पोजीशन मुख्तलिफ रही है। एक वक्त था कि यहाँ से एरिए में सिर्फ सिंध और कश्मीर था, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट्स बनती रही इंडिया की, और जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो कंसेप्ट है उसको अगर देखा जाए तो वो कुछ बड़े अरसे तक सिर्फ वैली तक ही महदूद था, जो 84 या 87 मील लंबी है और 27 मील जो है चौड़ी वादी है, उसी कश्मीर कहा जाता है। बकाया सारा जो इलाका है इंक्लूडिंग जम्मू और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, ये पहाड़ी एरिया कहलाते थे। मुख्तलिफ दौरे आबादी में और दूसरे अदवार में ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से मौसूल रहे। अब अगर हम आपकी हिस्ट्री की तरफ आएँ तो हम ये देखते हैं कि 1585 तक रियासत जम्मू कश्मीर किसी न किसी शक्ल में मौजूदा जो कश्मीर है, कश्मीर वैली है तो वो खुद मुख्तार वैली थी। और 1585 में जब यहाँ पर चकों की हुकूमत थी, उस वक्त वहाँ पर एक शिया सुन्नी फसादात हुए और हमारा एक वफ्द डेलीगेशन जो है वो वहाँ से श्रीनगर चला गया, श्रीनगर से आगरा चला गया अकबर के पास, और वहाँ से जाकर उन्होंने उसको तरगीब दी और हमला करवाया। तो ये 2 साल जंग के बाद 1587 में गालबन यहाँ पर कश्मीर जो है वो टेक ओवर हो गया और 1587 से लेकर 1947 तक ये मुख्तलिफ डोगरों का और उसके बाद पहले सिखों का, उससे पहले अफ़गानों का, उससे पहले मुगल, जिस तरह का मैरज किया मैंने, तो ये जो है ग़ुलाम बन गया। 1947 की अगर पोजीशन को हम सबसे पहले देखें तो उसकी बुनियाद जो है वो 16 मार्च 1846 का पैनामा अमृतसर है, जिसमें डोगरा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों को जो फाल सिख सल्तनत का फाल हुआ, जिसको वहाँ तावान डाला गया। तावान की रकम जो है वो जो 75 लाख नानक शाही का और कुछ मुख्तलिफ लिखा हुआ, उसने अंग्रेज़ों को तय किया और उसके बाद उसने रियासत जम्मू कश्मीर का यह जो मौजूदा जो रियासत जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं 84,471 मील, उसमें 84,000 तो शामिल नहीं थी। वो दरिया सिंध का जो मशरकी इलाका था उसमें हंजा, नगर, गिलगित, गज़र, उसके बाद पोलिटिकल हमारे नौजवान जो हैं वो अगर मैं इसको छोटा सा कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपकी पूरी बात करता हूँ। ये दूसरा एक माहिदा हुआ, फिर कमिश्नर हुआ, फिर हज़ारा का एक्सचेंज हुआ वगैरह वगैरह, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन मैं यहाँ समराइज प्रिसाइज और कंसाइज बात ये करूँगा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर भी 1846 के बाद एक सेटअप के तहत जो है वो अंग्रेज़ी राज था उसके अंडर ही थी। आप ये समझें कि 3 नुमाइंदे जो रियासत जम्मू कश्मीर के हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ब्रिटिश राज की, उसमें नुमाइंदगी करते थे। और अगर आप इस पर जाएँ तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की पहली असम्बली बनी थी, उससे पहले मुसलमानों ने बहुत शिकायत लगाई कि यहाँ महाराजा हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं अंग्रेज़ों के पास, और अल्लामा इकबाल की सरबराही में एक कश्मीर कैट कमेटी बनी थी और पंजाबी मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा उस पर मतलब ज़ोर दिया, एहतजाज किया, जिसके नतीजे में गलांसी कमीशन बना। गलांसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद कश्मीर में कुछ असलाहत हुई, रिफॉर्म्स आई और उसी के नतीजे में प्रजा सभा असम्बली बनी। प्रजा सभा असम्बली बनने के बाद 1939 में हमारा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि 562 रियासतें जिस तरह थी इंडिया में, उसमें 562 रियासतों में रियासत जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी और उनकी पोजीशन जो है इस तरह जो ब्रिटिश रजीम थी या ब्रिटिश एम्पायर थी उससे बाहर की नहीं थी। फॉर एग्जांपल, चूँकि यहाँ लोग सवाल करेंगे कि वो कैसे अलग था, मैं आपको ये बात बताऊँ कि सबसे पहले
ग्लासी कमीशन के नतीजे में हमारा जो है ना वो असम्बली बनती है प्रजा सभा, उसके बाद हमारा आइन बनता है, हाई कोर्ट बनती है वगैरह वगैरह। तो क्या जो सॉवरेन स्टेट होती है उसको बाहर से डिक्टेट किया जा सकता है? नंबर एक। नंबर दो ये है कि प्रताप सिंह के दौर में 1885 में प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने मुअत्तल कर दिया और उसकी जगह रियासत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उन्होंने एक अपना रेजिडेंट जो बैठा दिया। रेजिडेंट कमिश्नर जो था उसने प्रताप सिंह को मुअत्तल करके, यानी 1885 से लेकर 1905 तक जो ये सस्पेंडेड रहा है प्रताप सिंह। उसके बाद ये हुआ कि जाकर 1905 में मशरूत कंडीशनल उसको जो है रीइंस्टेट किया, ठीक है, उसके इक़्तिदार को रिस्टोर किया, लेकिन वो भी जो है ना अंडर सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश राज रहा। आप इसी तरह देखते जाएं कि गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने ले लिया पट्टे पे। इसी तरह जो लद्दाख था, वहाँ का जो ट्रेड था, पॉलिटिकल सिस्टम था सेंट्रल एशिया के साथ, वहाँ भी उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर बैठाया हुआ था। लिहाजा अगर हम ये कहें कि जो मतलब उस वक्त की 562 रियासतें थीं, जिस तरह के माहदात के तहत वो ब्रिटिश इंडिया के साथ लिंक्ड थी, ब्रिटिश इंडिया के ऐसा थी कि ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट थे, एक डायरेक्ट था अंग्रेजों के पास, एक प्रिंसिपल स्टेट के तहत वो रूल करते थे। तो हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर भी 562 रियासतों की तरह वहाँ ब्रिटिश इंडिया की असर थी। वो कोई उन मानों में खुद मुख्तार स्टेट नहीं थी कि उनके बारे में ये बात कही जाए कि ये कोई ब्रिटिश इंडिया के पैरेलल या इक्वल कोई खुद मुख्तार मुल्क था कि जिसको जो है वो इस तरह कहा जाए कि इसका जो 3 जून प्लान है या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो फैसला हुआ 562 रियासतों का, मैं एक 15-20 सेकंड में आपका वो मतलब क्लोज करता हूँ। 562 रियासतों का डिसीजन लेने से पहले, अगर आपको याद हो चुकी आपकी तारीख तालिब इल्म है, केपी में जो हमारा केपी है, पहले उसको हम सूबा सरहद कहते थे, इसमें हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा जी कि हम इंडिया और पाकिस्तान की बजाय खुद मुख्तार बनेंगे। पुख्तूनस्तान का बड़ा नारा मशहूर हुआ यहाँ पर, तो कांग्रेस ही ने उसको डिनाई कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि अगर केपी में इंडिपेंडेंस आती है, वो सिर्फ खुद मुख्तारी के अगर ले लेते हैं, यहाँ आज़ाद पुख्तूनस्तान बनता है, तो यहाँ तो 50-100 और जो है मुल्क बन जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस ने डॉक्टर खान साहब को और गफार खान को और वली खान को रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जनाब कोई जो है ना खुद मुख्तारी वाला पुख्तूनस्तान या पुख्तूनस्तान वाला मामला नहीं है, यहाँ पर आप इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से रेफरेंडम करवाएं। जब रेफरेंडम हुआ तो जो यहाँ के नेशनलिस्ट थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया और उसके नतीजे में ये हुआ कि लोगों ने पाकिस्तान को वोट दिया और केपी जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। इससे मुराद ये कि 1947 से पहले ये जो नेशनलिस्ट की जानिब से कहा जाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तार कंट्री की हैसियत रखता था, वो बिल्कुल नहीं था। वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और उसको ये 47 में ये फैसला करने का इख्तियार दिया गया कि वो 2 कंट्रीज़ पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक को ज्वाइन करें। आप इस पर क्या रोशनी डालते हैं? बिल्कुल यही बात है। सबसे पहले तो ये देखें कि 3 जून प्लान क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था, हम उसमें नहीं जाएंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखें कि जो हैदराबाद दक्कन है उसने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। 2 साल तक वो खुद मुख्तार रही, कराची में उसका जो है ना सफारत खाना खुला, एम्बेसी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने उसको टेक ओवर कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 4 सब स्टेट्स के साथ जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ हाथ किया और उस पर भी उन्होंने मिलिट्री एक्शन करके उसको अपने अंदर जम कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। वहाँ पर इंडिया के पटेल ने, विल भाई पटेल ने और वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया थी, पॉलिटिकल एलीट थी, उन्होंने कहा कि हैदराबाद चूँकि हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदूज की है और जूनागढ़ में भी हिंदू अक्सरियत में, तो पाकिस्तान चूँकि रिलीजियस डेमोग्राफी की बुनियाद पर बना है, तो इनका क्या काम है पाकिस्तान के? कोई काम नहीं है। लिहाजा हम बज़ौर कोच जो है, बज़ौर बाजू जो है, बल्कि उन्होंने 2-3 लाख लोग कत्ल करके हैदराबाद वाले उसको टेक ओवर कर दिया, खुद मुख्तार मुल्क को, जो जिस तरह के हमारे लोग माना देते हैं। तो कश्मीर ने इंडिपेंडेंस का कोई ऐलान किया था 47 के बाद, उन्होंने तो पहले पाकिस्तान के साथ जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। इंडिया को उन्होंने पेशकश की, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर इंडिया ने मुख्तलिफ इल्म दानों के साथ शेख अब्दुल्ला के ज़रिए और गांधी की जो मजहबी कार्ड था उसके ज़रिए कुछ लोगों के साथ मिलाकर मेहर चंद महाजन जो था, जो बुनियादी तौर पर बड़ा मुतासर हिंदू और फकीर था, वो टॉप क्लास किस्म का, उसको वज़ीर आज़म बनाया जन सिंह की जगह, और उसने जो है अंडरग्राउंड इस तरह के हालात हमवार किए कि महाराजा अफनाबा और जो पटियाला स्टेट है उसकी फोर्सेस को, स्टेट फोर्सेस को, यानी उन्होंने मार्च अप्रैल में, मई में जो है 1947 में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया जम्मू में, और सारी स्टेट फोर्सेस वहाँ चली गई। इसको बहुत सारे जो 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर जब तकसीम हिंद का फैसला हुआ तो इसके असरात रियासत जम्मू कश्मीर पर भी गए। अब डोगरा फोर्सेस ने RSS के साथ मिलकर जम्मू में मुस्लिम अक्सरियत आबादी को कम करके लाखों मुसलमानों को शहीद किया, और जो हिंदू या अदर रिलीजियस के लोग थे उनकी आबादी को
बरकरार रखने और मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए कत्ल-ए-आम शुरू किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कश्मीरियों ने पंजाब आज़ाद इलाके की तरफ हिजरत इख्तियार की। अब उनका स्टेटस क्या है? क्या जो बकौल आज के इलेक्शन कमेटी के वो ये कहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर से निकल कर आज़ाद कश्मीर में जो आबाद हो गए वो तो रियासत से रियासत हैं, वो लिहाजा वो महाजर नहीं हैं। लेकिन अगर जो मकबूजा कश्मीर से निकल कर पाकिस्तान में आबाद हुए वहाँ सेटल हो गए तो लिहाजा इनसे इनकी शहरियत, इनकी जो क्या नाम है नुमाइंदगी है, इनकी जो हैसियत है और जो रियासत जम्मू कश्मीर की इनकी स्टेट सब्जेक्ट की एक शनाख्त है वो इनसे ख़त्म कर ली जाए और छीन ली जाए, और ये जो 12 नशिस्तें हैं ये भी ख़त्म कर ली जाएँ। आपका इस बारे में क्या राय है? जी, सबसे पहली बात तो मैंने आपसे गुजारिश की वो ये है कि चूँकि जो रियासत जम्मू कश्मीर का कज़िया है, तनाज़ा है, इशू है, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। इस पर 21-22 करारदादें भी आ चुकी हैं। इंडिया ने भी इसको तस्लीम किया था, नेहरू ने तस्लीम किया, पार्लियामेंट के अंदर तस्लीम किया, दुनिया के सामने तस्लीम किया, पाकिस्तान के साथ बातें किए, कश्मीर के अवाम के साथ बातें की कि जो ही अमन बहाल होगा तो हम यहाँ पर क्लब सेंटर करवाएंगे। वो एक अलग कहानी है। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, AJK का कॉन्स्टिट्यूशन माजरीन मकीन पाकिस्तान को रिकगनाइज़ करता है, और रियासत जम्मू कश्मीर के वो माजरीन कि जो इंडिया के जबर जुल्म की वजह से जाने बचाने के लिए या अपने आज़ादी के नज़रियात रखने की वजह से उसके जुल्म का शिकार होकर दुनिया जान पर भी गए हैं, वो माजर हैं उस वक्त तक जब तक कि रियासत जम्मू कश्मीर में प्लेबिसेट नहीं होता और प्लेबिसेट के नतीजे में इसका हतमी हाल नहीं निकलता, उस वक्त तक माजर हैं। जहाँ तक माजरीन का मकामी सतह पर तल्लुक़ है वो ये है कि ये माजरीन ने और यहाँ आज़ाद कश्मीर के मकीन लोगों ने आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर बनाई, और उसकी कंपोजिशन इस तरह की थी कि 50% माजरीन थे, 50% पावर शेयरिंग में जो आज़ाद इलाके के लोग हैं वो भी शामिल थे। हम ये देखते हैं कि अगर आप वो स्टेट काउंसिलर की बात करें, PD मेंबरान की बात करें, 1970 तक जो सिस्टम चलता रहा उसमें माजरीन भी शामिल थे, मकामी लोग भी शामिल थे। और मैं ये समझता हूँ कि पार्ट एंड पार्सल है वो आज़ाद जो लिबरेटेड पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद गवर्नमेंट कहते हैं, उसका रियासत का और हुकूमत का ये हिस्सा है। अब जो लोग ये चाहते हैं कि जी माजरीन की नशिस्तों को ख़त्म किया जाए, बुनियादी तौर पर वो कन्फ्यूजन का शिकार है या वो डेलिब्रेटली रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान के साथ इस तरह का मामला करना चाहते हैं ताकि इनकी जो मिली इत्तेहाद है, कौमी इत्तेहाद है, उसको तोड़ा जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड इंडिया को मुहैया करते हुए, जो कि उसने जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ, बैनुल-अक़वामी कानून अखलाकियात के खिलाफ करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म किया और उसको टेरेटरीज़ में तब्दील कर दिया। टेरेटरीज़ में तब्दील करने की वजह से दुनिया जहान में भारत का मुखरू चेहरा चूँकि सामने आया है। अब हमारे कुछ लोग ये समझते हैं कि चूँकि इंडिया बेनकाब हो गया है, उसने पहले खुद मुख्तारी का झांसा दिया, आज़ादी का झांसा दिया, फिर स्पेशल स्टेटस का सो कार्ड, हालांकि उसमें अंदर कुछ चीज़ नहीं थी, वो भी स्टेट सब्जेक्ट की 2-4 चीज़ें जो थी, अदरवाइज इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 80-85% मकबूजा कश्मीर पे अप्लाइड है। और वो जो लोग ये कहते थे कि वो अप्लाइड नहीं है तो वो ज़रा कानून को देख लें। आखिरी बात मैं एक ख़त्म करता हूँ, वो 1990 तक अपना 85% 90% कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो कश्मीर पर नाफज हो चुका था। चंद एक चीज़ों में कश्मीरियों को मराहत हासिल थी, उसको भी उसने स्टेट यूनियन का जो था एक स्टेटस था उसको ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर उसको अपने अंदर जम कर दिया है। अब जो हम ये देखते हैं कि अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के और माजरीन के दरमियान तनाज़े डालकर इन लोगों को बाम दस्त कुर्बान कर दिया जाएगा तो उसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ को दबा दिया जाए, और अगर माजरीन और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान दूरियाँ पैदा होती हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ादी पर पड़ेगा। जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी चल रही है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर बातें हो रही हैं, तो ये इसके लिए ये एक ऐसी कीमत होगी जो आज़ादी की कीमत पे होगी। तो मैं दूसरी तरफ ये भी समझता हूँ कि जो हमारे पास बजट है, बजट 2006-7 का अगर बजट देखें आप तो 16 खरब 50 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट को दिया है, और वो 16 खरब 50 अरब में से 1 अरब 68 करोड़ रुपया या 78 करोड़ रुपया सिर्फ हमने माजरीन मकीन पाकिस्तान के नुमाइंदगान को दिया है। तो अगर हम ये देखें कि मेजर जो बड़ा बजट है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सर्फ हुआ है, तो उसका कोई अशरे शीर भी नहीं बनता जो हमने माजरीन को दिया है। तो ये बात कि जी माजर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खा गए, उनकी वजह से बोझ पड़ता है। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस का ताल्लुक है तो हमारी गवर्नेंस फेल हो चुकी है। अगर आप मुझे 1 मिनट का मौका दें तो उसमें मैं क्लोज करूँगा। आज़ाद कश्मीर में आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा जो नफरत की, इंतकाम की और बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा हुई है, उसकी बुनियादी वजह थी बैड गवर्नेंस। चूँकि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो जो है ना लेवल पे जाकर उन्होंने परफॉर्मेंस शो की है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में पूरे का पूरा निज़ाम स्टक हो गया।
और आज़ाद कश्मीर में जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो गया, और जो वहाँ शख्सियत बैठी हुई थी गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के तौर पर, वो कोई भी काम करने से इज्तनाब करते रहे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लुक बिजी डू नथिंग। ये वाली सिचुएशन उनकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहरानी कैफियत पैदा हुई, इंतशार पैदा हुआ, मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की वजह से पैदा हुआ, और उसका जो रुख हो गया वो कहीं नफरत जो है महाजरीन की तरफ चलेगी, और पार्शली जो है वो पाकिस्तान की तरफ चलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ना तो महाजरों ने करप्शन की है और ना आज़ाद कश्मीर के अवाम ने की है, सिर्फ और सिर्फ जो इल गवर्नेंस है जो हमारी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में, अगर उसको ख़त्म किया जाए, परफॉर्मेंस लाई जाए अच्छी वाली परफॉर्मेंस, और जो इलेक्टेड बंदे आते हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो, एहतसाब हो, और तमाम अदारों को फुल स्केल फंक्शन के साथ जो है ना चलने दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ न सिर्फ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाल हो जाएगा, बल्कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के मुकामी और महाजर लोग मिलकर रियासत की आज़ादी के लिए भी अपना किरदार। एक्शन कमेटी के बकौल वो ये कहते हैं कि रियासत से बाहर 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो 1947 में महाजरीन आए थे उनकी तीसरी नस्ल आबाद है। तो क्या जो पाकिस्तान से बाहर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में आज़ाद कश्मीर के रहायशी जो आप और उनकी भी तीसरी नस्ल आबाद है, क्या उनकी भी शहरियत, रुकनीत या उनकी जो रियासती हैसियत है वो ख़त्म हो जानी चाहिए? देखिए, इन चीज़ों को मिक्स किया गया है। मैं आपको ये बात बताऊं कि 89 के बाद जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से पंडित जो है वो मफरूर हो गए थे, भाग गए थे, वहाँ से इंडिया ने उनको जो है ना तरगीब देकर सब्ज़ बाग दिखाकर इंडिया के अंदर बुलाया ताकि वो तहरीक आज़ादी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकें। तो वो कश्मीर हाउस जो दे लिया, वहाँ जाकर वोट डालते रहे। दुनिया के कुछ 14 के करीब मुल्क हैं कि जो अपने तारकीन वतन से वोट लेते हैं और उनके लोगों को अपने अपने पार्लियामेंट में लाते हैं, और इक्वल जो है ना उनको पावर्स दिए जाते हैं। जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट का तल्लुक है, लोग कुछ कहते हैं जी तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, बुनियादी बात ये समझ नहीं की है कि स्टेट सब्जेक्ट 1927 वाला बहरानी कैफियत को डिफाइन नहीं करता। क्या उस स्टेट सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जब रियासत तकसीम हो जाएगी, जंग का शिकार हो जाएगी, यहाँ से जो लोग जाएंगे उन पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो नॉर्मल हालात में एक बंदा अपनी नकलो मकानी करता है, किसी ज़रूरत के तहत या किसी मजबूरी के तहत या अपने शौक़ के तहत अगर कोई बंदा जाता है, तो उस पर इस वक्त की दुनिया में कानून अलग अप्लाई होते हैं, और जिस बंदे को कोर्शन के ज़रिए, जबर के ज़रिए किसी जगह से डिस्प्लेस किया जाता है, वो इंटरनेशनल लॉ के तहत, रेगुलेशन के तहत उस पर नॉर्मल कानून अप्लाई नहीं होते। आमतौर पर भी देखा जाता है कि स्पेशल कानून कब आता है, जब स्पेशल हालात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट सब्जेक्ट्स जो वहाँ पर नॉर्मल हालात वाले थे, तो वो 1947 से 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से पहले जो हालात थे वो उन पर लागू होता था। अब वो नहीं लागू होता। अब आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, वैसे इंटर्म उन्होंने स्टेप्स उठाए हुए, गवर्नमेंट आर्डर 1972 है, आज़ाद कश्मीर का 74 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ साथ हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2020 है उसके अंदर डिफाइन किया गया है, वेल डिफाइन किया गया है कि महाजर कौन है, सेटल्ड इन पाकिस्तान कौन है, लोकल कौन है, और ये तमाम चीज़ें सेटल्ड हैं। हम ये सिर्फ समझते हैं कि जो महाजरीन की नशिस्तें हैं ये रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और तशक्कुस के लिए ज़रूरी है, चूँकि कल अगर हम प्लेबिसेट करवाते हैं तो ये बंदे हमारे जो है वो रियासत के सन ऑफ साइल होने के नाते रियासत की तहरीक आज़ादी में प्लेबिसेट में ऐसा लेंगे। अगर हम नहीं करते तो इंडिया तो पहले ही बसा रहा है पूरे इंडिया से ला कर जम्मू कश्मीर में बंदों को, और वो वहाँ डेमोग्राफिक चेंज ला रहा है। तो अगर हम अपने सन ऑफ साइल जो रियल सन ऑफ साइल है, अगर हम उनको काट देते हैं तो इंडिया को मौका फराहम करते हैं कि वहाँ की अपनी आबादी उठा के कश्मीर में फेंके और वो आबाद करें और कल उसको प्लेबिसेट में इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब आपने हाथ काटने वाली बात है, अपने मौक़िफ़ पे तलवार चलाने वाली बात है। हमारे वो दोस्त चूँकि बहुत सारे इस तरह के भी हैं जो कश्मीर की हिस्ट्री से, पॉलिटिकल हिस्ट्री से और वहाँ के सियासी हालात से बेखबर है, सुनी सुनाई बातों में यकीन कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का भी ये फेलियर है कि वो आज तक अपने अवाम को मसला कश्मीर के हवाले से एजुकेट ही नहीं कर सके। हालिया दिनों में जाने वाली गवर्नमेंट और मौजूदा आने वाली गवर्नमेंट जो ये साथ ये भी कहती है कि हम महाजरीन के वोट के हक़ में हैं, और साथ ये भी इकरार करती है कि हम एक्शन कमेटी से के मायदे को पूरा करेंगे। आपका एक्शन कमेटी को, जाने वाली हुकूमत को और मौजूदा नई आने वाली हुकूमत को और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान को और फैसला साजों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि महाजरीन और मुकीम आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों में किसी भी तरह का जो है ना वो इख्तलाफ, तनाज़ा या तकसीम या नफ़रत जो है वो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की जो जगराफियाई, कौमी, लिसानी, मजहबी, सकाफ़ती, तहजीबी जो शनाख्त है, जो अताद हमारा, उसके ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
मैंने जिस तरह के पहले अर्ज़ किया कि जो आज़ाद कश्मीर की फार्मर गवर्नमेंट थी उसके बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए। अब क्योंकि वो जा चुके हैं उनके बात करना फजूल है। अलबत्ता मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है ये बुनियादी तौर पर एक ग्लोबल अथॉरिटी थी एज पर द कंटेंट्स ऑफ द UNCIP। तो हम ये समझते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास एक लोकल अथॉरिटी के तौर पे है और लोकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारा आज़ाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 1974 वाला। और हम ये समझते हैं कि रियासत आज़ाद रियासत की नुमाइंदा हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करके गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहिए था जिससे ये पता चले कि यहाँ की हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है, ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। ये झंडा, ये तराना आज़ाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस ये हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बड़े शानदार तरीके से, बड़े बावकार तरीके से लिया था और कौमें जो है बहुत बड़ी जदोजहद के बाद जाकर अपना फ्लैग, अपना तराना, अपनी शनाख्तें हासिल करती हैं और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियाँ देकर, लाखों की कुर्बानियाँ देकर ये अपना तशख़्ख़ुस स्टेटस जो है वो लिया हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि जो भी चीज़ होनी चाहिए वो आज़ाद कश्मीर के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर होनी चाहिए। चूँकि जो हम यहाँ पर लोगों की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर लाते हैं 53 लोग जो आते हैं उनको हम इसीलिए इलेक्ट करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की माजरीन मुकीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ासकर कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये जो चीज़ थी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन किया, वहाँ से कुछ लोगों के साथ मिले। कानून के नुक्ता नज़र से मैं देखूँ तो ये अबव द लॉ है। गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए लोग जो नुमाइंदे ही नहीं है तो वो बैठ के गवर्नमेंट के बारे में कोई डिसीजन लें तो इसका मतलब ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा बाहर रोड पे बैठा हो तो वो अंदर चीफ जस्टिस वाले वहाँ डिसीजन लेना शुरू कर दे कि जी फलां जजमेंट जो है इस तरह आनी चाहिए, ये इस तरह होनी चाहिए, फलां केस का फैसला इस तरह होना चाहिए। फिर तो कल को आज़ाद कश्मीर में ये होगा कि असम्बली के बाहर एक असम्बली लगी होगी तो लोग कहेंगे जी हमने एक्ट पास कर दिया, फिर गवर्नमेंट की क्या लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये बात नहीं होनी चाहिए। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कश्मीरियों से प्यार और मोहब्बत करते हैं, उन्होंने लोगों की बात सुन ली। मेरी भी आज़ाद कश्मीर के जो आवाम है, जो खासकर सोशल पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी से तल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो ये देखें कि आया जो लेजिटिमेसी है आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की उसको हम कंप्रोमाइज़ करके आज़ाद कश्मीर के तशख़्ख़ुस को जो है मतलब डिमोलिश करके क्या फ़ायदे में है या नुकसान में है। एक लास्ट सवाल मेरे से रह गया जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साबका जो हुकूमत गई है उसने प्रेशर में आके कुछ माहदे किए और मौजूदा जो हुकूमत है वो उस माहदे की तोसीक और अमल दरामद करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान में लाखों आबाद या गैर आबाद कश्मीरी माजरीन अगर आज़ाद कश्मीर में आके आबाद हो जाते हैं तो क्या रियासत आज़ाद कश्मीर या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर इस काबिल, इस हैसियत में है कि वो उनको मुकम्मल उनकी कानूनी हैसियत के मुताबिक आबाद कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उस कमेटी के जो फैसले डिसीजंस वगैरह लिए हुए हैं वो तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बदनज़मी पैदा करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर इंतशार पैदा करेंगे, पब्लिक के अंदर जो है इस तरह की मतलब बुरानी कैफियत लाएंगे कि फिर आज़ाद कश्मीर का स्टेटस कायम रहना मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में 89 वाले जो महाजर आए हुए हैं, जो महाजर तो उनको नहीं कहना चाहिए, वो IDPs हैं, चूँकि वो आज़ाद रियासत के आज़ाद रियासत में मकबूजा पार्ट से आए हैं, वो IDPs हैं। लेकिन उनको भी माजरीन चूँकि आमतौर पर हम कह देते हैं तो वो 30,000 के लगभग हैं। अभी तक तो वहाँ के बोसीदा टेंट जो है उनके तब्दील नहीं हुए। तो पाकिस्तान में मुकीम अगर 30 लाख माजरीन आज़ाद कश्मीर में चले जाते हैं तो पूरा आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर एक पनाह गज़ीन कैंप बन जाएगा। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के जो हमारा जो शेयर था, हमारा जो वहाँ पर ऐसा है वो हमसे नहीं लिया माजरीन ने मुकीम पाकिस्तान में, अपना कमा कर खाया, वो हमारे ऊपर बोझ नहीं बने। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये समझते हैं कि माजरीन मुकीम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के एक्सचेकर पर भी बोझ नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गए, उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। तो हम आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक नफरत की फ़ज़ा, इंतशार की फ़ज़ा, तकसीम की फ़ज़ा वो लोग पैदा करते हैं जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ासकर बिलखुसूस तहरीक आज़ादी के मुखलिस नहीं हैं। तो हम इस मौके पर यही कहेंगे कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर को वही स्टेप्स लेने चाहिए जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इजाज़त देता है। ऐसे इकदाम न करें कि कल कॉन्स्टिट्यूशन और आज़ाद गवर्नमेंट की कोई वक़्त न रहे और फिर ये रिप्लेस हो जाए या कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो ये ना रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ाद पार्ट के लिए, पार्ट के अवाम के लिए सूदमंद है, फ़ायदा मंद है, न रियासत की तहरीक के लिए है। चूँकि अगर हम आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसी इंतशारी कैफियत लाते हैं तो उसका
जो क्या कहते हैं कंसिक्वेंटल रिजल्ट आएगा वो इंडिया के फेवर में जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इंडिया को कोई ऐसा फेवर मिले कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ मज़ीद जबर और जुल्म का रवैया अख्तियार कर सके, या रियासत की जो पोजीशन है जिसको उसने तोड़ा हुआ है उस पर वो ज़्यादा मज़ीद अमल कर सके। ये मेरी जो गुजारिश। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब, आपकी रहनुमाई, आपके तावन और आपके कानूनी राय का बहुत बहुत शुक्रिया।